हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री और चैप्टर 4 कर रहे थे हम। और लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा, जो तुर्की के पीपल थे वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ स्लेव एंड सोल्जर घुस गए थे और अपनी मिलिट्री और लॉयल्टी एबिलिटी की वजह से उनकी पोजीशन जो थी वो हाई होने लग गई। अब भैया, अगर किसी की पोजीशन हाई हो रही है तो कंप्लीटली लॉयल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, जो गजनाविद सल्तनत थी जो स्टैब्लिश की गई थी अल्प टेगिन के द्वारा और कंसोलिडेट यानी कि और मजबूत की गई थी ये महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, ये अच्छे से स्टैब्लिश हो गई। अब जैसे बुइत्स थे वैसे ही जो गजनाविद्स थे ये मिलिट्री डायनेस्टी थी, मतलब प्रोफेशनल आर्मी जो थी ना तुर्क की, और उसके लोग इसके अंदर थे और उसके अलावा कुछ इंडियंस इसके अंदर थे। इंडियंस कैसे कि महमूद के जो भरोसेमंद जनरल थे उनमें से जो एक थे वो इंडियन थे जिनका नाम था तिलक। अब जो उनका सेंटर ऑफ पावर था वो कहाँ पे था, खुरासन में, और अफगानिस्तान वहां पे, मतलब इन दोनों जगह इनकी जो सेंटर ऑफ पावर थी वो स्टैब्लिश थी। अब जो अब्बासिद के खलीफा कैलिफ्स वगैरह थे इनको अपना दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि एक तरीके से सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी मानते थे कि ये हमको सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब्बासिड्स जो थे वो ईरान वगैरह के जो मुस्लिम्स थे उनको क्या किया करते थे, उनको कोशिश किया करते थे कि थोड़ा सपोर्ट करे, लाइक सपोर्ट इन द सेंस कि जो मुस्लिम कम्युनिटी उनसे नाराज थी वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी ही नाराज थी, अगर हम मेन अरब की बात करें तो इसीलिए जो ये हमारे महमूद वगैरह जो थे ये अब्बासिस के खिलाफ नहीं थे। अब जो महमूद थे और वो बहुत कॉन्शियस थे इस चीज को लेकर के, अपने आप को जानते थे कि वो एक स्लेव के सन है, और इवेंचुअली वो अपने आप को सुल्तान देखते थे और वो टाइटल जो सुल्तान का लेने चाहते थे वो खलीफा से ही लेना चाहते थे। और जो खलीफा थे वो भी उनको सपोर्ट करना चाहते थे। अब जो सुन्नी गजनाविद को उनको सपोर्ट करना चाहते थे। अब फिर से ये दो वर्ड आते हैं, दैट इज सुन्नी एंड शियाज। अब इस समय बैकग्राउंड में पावर में कौन थे? शियाज थे। अब दो चीज आती है, अगर हम इसको समझे, वन वॉज सुन्नी एंड अदर वॉज शिया। अगर हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, सुन्नी एंड शिया। सुन्नी मुस्लिम्स कौन हुआ करते थे? वो जो एग्जैक्टली exactly प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स पे बिलीव किया करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद इस चीज को ये कह के गए हैं, तो हाँ जी, इसका ये मीनिंग है। अब जो शिया मुस्लिम्स है वो अयातोल्लास पे बिलीव करते हैं। अयातोल्लास क्या होता है कि विद टाइम चीजें जो होगी वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। अगर आप कई हजार साल पहले कोई बात कह रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 100% वो आज के समय पे भी अप्लाई होगी। तो ये उनका थॉट में क्या था, डिफरेंस था। अब जो गजनाविद थे ये भी किसका पार्ट थे? ये भी सुन्नी रूल का ही पार्ट थे। सो अब जो सुन्नी गजनाविद थे वो ओवरवेट अब काउंटर वेट करना चाहते थे किसको? जो शीत पावर यानी कि शियाज पावर जो थी। अब अगर हम बात करें तो साल्जुक तुर्क्स जो थे वो तुरन में एंटर होते हैं एज सोल्जर्स, और उसके बाद वो आर्मीज जो होती है सामानिड्स की और कराखनिड्स की, जो नॉन मुस्लिम तुर्क्स होते हैं, उसमें वो हिस्सा ले लेते हैं। अब धीरे धीरे वो अपनी ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, और किन लोगों की लीडरशिप में? दो ब्रदर्स की लीडरशिप में। दो ब्रदर्स का क्या नाम था? तुगरिल और चागरी बेग। इन दो ब्रदर्स की लीडरशिप में ये क्या करते हैं, खुद को, अपने आप को पावरफुल ग्रुप बना देते हैं। अब जो महमूद ऑफ गजनी की जब डेथ होती है तो वो क्या करते हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और जो खुरासन था उसको कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और 1037 में निशापुर को उनका कैपिटल बना देते हैं। अब निशापुर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इस्लामिक, जो पर्शियन इस्लामिक सेंटर है, लर्निंग और बर्थ प्लेस ऑफ उमर खैयम का, इसीलिए भी निशापुर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो साल्जुक्स थे वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ कैप्चर करने के बाद अपनी अटेंशन जो पर्शिया का वेस्ट साइड था वहां पे ले जाते हैं, इराक में ले जाते हैं जो अब भी बुइत्स के अंदर थे, और 1055 तक वो बगदाद को सुन्नी के रूल में वापस लेके आ जाते हैं। मतलब जो शियाज ने सब चीजें कैप्चर कर ली थी अब वापस से वो सुन्नीस के कंट्रोल में थी। जो कैलिफ थे वहाँ के, अल काइम, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने क्या करा कि तुगरिल जो थे उन्होंने उससे सुल्तान का टाइटल क्या करा, वापस लेने की कोशिश करी थी। अब ये एक ऐसी चीज थी जिन्होंने एक तरीके से रिलीजियन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया था। कैसे?
क्योंकि रिलीजन की अगर हम बात करें तो एवरीवन वाज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन फिर भी जो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो क्या चाहते थे कि पॉलिटिक वाइज सब कुछ अलग हो। तो आप ये देखिए रिलीजियन के अंदर भी बाइफिकेशन हो चुका था, डिवीजन हो चुका था पॉलिटिक्स की वजह से। और जो दो साल्जुक ब्रदर्स थे उन्होंने टुगेदरली रूल किया ट्राइबल रूल्स के हिसाब से, और एज अ फैमिली मतलब उन्होंने क्या करा कि फैमिली को एज अ होल लेके और सबके उन्होंने हित में कोशिश करी थी कि वो उनके हित में रहे। बहुत सारी चीजें थी जो उनके खिलाफ में भी गई थी, बट उन्होंने जो कोशिश करी थी वो थी कि जो ट्राइबल्स थे वो उनके साथ में ही रहे। अब जो तुगरिल थे वो उनको सक्सीड किया था उनके नेफ्यू ने, यानी कि उनके बाद जो उनकी जगह उनकी कमान संभाली थी उनकी नेफ्यू ने संभाली थी, अल्प अरसलन ने। और अल्प अरसलन के जो रूल था उसमें जो आपका साल्जुक एम्पायर था, ये ये भी काफी एक्सपेंड होता है। और आप ये समझिए एनातोलिया जो कि मॉडर्न तुर्की का पार्ट है उस तक ये चीज एक्सपेंड हो जाती है। अब 11 से 13 सेंचुरीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। अब क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स, आप ये देखिए कि अभी तक क्या था, इस्लाम ही एक्सपेंड हो रहा है, इस्लाम में ही बाइफिकेशन हो रखा है सुन्नीस का शियाज का, और वहां पर ही सारी चीजें चल रही है। बट हमने बैकग्राउंड में क्या देखा था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो भी एमर्ज आउट हो रही है। तो अब धीरे धीरे जो क्रिश्चियनिटी थी वो भी अपने एक बेटर स्पेस पे पहुंच चुकी थी। और 11 to 13 सेंचुरी आते आते जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यूरोपियन क्रिश्चियंस के बीच में और अरब स्टेट्स के बीच में। अब जो ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मुस्लिम्स ने अपने आप को एक ग्रेट डिजास्टर के एज पे पाया था। मतलब एक तरीके से थ्रेट हो गई थी सारी चीजें कि हाँ भैया आगे होगा क्या। डिटेल में ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अब हम देखते हैं क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या था? क्रूसेड्स एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक वॉर था। अब वॉर कैसा था? जो पोप के द्वारा स्टार्ट किया जाता था। पोप कौन? जैसे क्रिश्चियन फादर होते थे उन्हीं को ही पोप बोलते हैं। तो वो क्या करते थे कि जो भी फाइट करने के लिए जाता था ना, वो एक तरीके से एक सेरेमनी वगैरह रखते थे, उनको क्रॉसेस प्रदान करते थे ताकि वॉर में उनकी जो जीत हो। इसीलिए इन वॉर्स का, सीरीज ऑफ वॉर्स का नाम क्रूसेड्स रखा गया था। अगर मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी की बात करें तो जो क्रिश्चियंस थे उनको पीपल ऑफ बुक बोला करते थे क्योंकि उनके अपने स्क्रिप्चर्स थे। अब पहले इतना कोई थ्रेट वाला बात उन्हें लगा नहीं क्रिश्चियनिटी से, इसलिए वो उनको सेफ कंडक्ट करने देते थे जब भी वो मुस्लिम स्टेट्स में एज अ मर्चेंट, तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स या अम्बेसडर या ट्रैवलर के रूप में आते थे। बट ये शांति रहेगी कब तक ये कोई भी नहीं जानता था। तो ये जो टेरिटरीज थी, इस टेरिटरीज के अंदर वो भी चीज़ें थी जिसमें पहले बाइजेंटाइन एम्पायर रूल करता था, और उसके अलावा पैलेस्टाइन था, जेरूसलेम था जिसको अरब ने कनकर कर लिया था। और कब कनकर किया था? 638 में। बट इट वॉज एवर प्रेजेंट इन क्रिश्चियन इमेजिनेशन एट द प्लेस ऑफ जीसस क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन। अब ये प्लेस जो है अरब्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने इसको कैप्चर कर रखा था। पर ये क्रिश्चियन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि माना जाता है कि जो जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था या रिसरेक्शन हुआ था वो इन्हीं जगहों पे हुआ था। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है ये मुस्लिम्स के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी कि ये जगह किसकी है। अब स्लोली स्लोली ये जो चीज़ थी, जो नफरत थी, हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड, ये ज़्यादा बढ़ने लग गई 11th सेंचुरी के दौरान। अब जो नॉर्मन्स, हंगेरियंस और जो कुछ स्लैव्स थे सब कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में, बट मुस्लिम्स नहीं हो रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियनिटी का एक अकेला दुश्मन अब कौन बचा? सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो उनका दुश्मन जो थी वो बची थी। अब उसके अलावा जब अरब ने सब चीज़ों पे रूल किया था तो सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ चेंज था। और उसके अलावा बहुत सारे जो क्लासेस थे, डिफरेंट क्लासेस थे, उनमें भी आपस में प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, किन पॉलिसीज पे रहेगी, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी। और इन सब की वजह से एक पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही थी कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन दोनों ग्रुप के बीच में हो ही जाएगा। अब इन सब के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का सीन आ रहा था तो एक मूवमेंट आता है, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। इसमें क्या था, एक मूवमेंट के हिसाब से जो सारा मिलिट्री वायलेंस था अगर फ्यूचर में होता या हो रहा है वो फॉरबिडन था कुछ एरियाज में।
और वो एरियाज के अंदर कौन सारी चीजें आती थी कि आप यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो, वायलेंस नहीं कर सकते हो, नियर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा वगैरह का स्थान था, जैसे कि चर्च के कैलेंडर्स जहाँ पे हैं, उसके अलावा वल्नरेबल सोशल ग्रुप जैसे कि चर्चमैन हो गए या कॉमन पीपल हो गए, इनके साथ आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। तो पीस ऑफ गॉड में ने क्या डिफ्लेक्ट किया था, एक तरीके से एग्रेसिव टेंडेंसी जो फ्यूडल सोसाइटी की थी उसको क्रिश्चियन वर्ल्ड से दूर रखने की भी कोशिश करी थी। मतलब आप ये देखिए, वो लड़ाई तो उन्हें पता था होने वाली है, बट उन्होंने पहले ही ऐसे मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए थे कि आप अगर लड़ाई करो तो वो धर्म के अंदर रहकर ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी लड़ाइयों की वजह से जो कॉमन पीपल है उनकी जाने जा रही है, जो चर्च के रखवाले हैं उनकी जान जा रही है। तो ये सारी चीज उन्होंने बैकग्राउंड में जो थी ना बनाने की कोशिश करी थी। अब इट बिल्ट अ क्लाइमेट इन विच फाइटिंग अगेंस्ट द इनफाइडल्स बिकम नॉट ओनली परमिसेबल बट ऑल्सो कमेडेबल। अब इससे क्या हुआ, अगर उन्होंने कहा कि इस चीज पे अटैक नहीं करना है, तो एक सेंस तो सीधा सीधा ये है कि इस चीज पे अटैक नहीं करना है, बट दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो वो फॉर्मली इनविटेशन दे रहे हैं, हाँ भैया लड़ाई तो होनी है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक परमिशेबल या कमेंडेबल चीज हो रही थी। अगर कुछ लड़ाई होती है, कुछ फाइट होती है उन लोगों के बीच में जो इस चीज को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बैकग्राउंड में क्रिश्चियंस जो थे बहुत ही बेहतरीन गेम चला रहे थे। अब ये देखिए, ये फोटो है। अभी किस चीज़ का फोटो गिवन है आपको? ये गिवन है एलेप्पो और हित्तिया साइरियन हैलेंस्टाइन साइट का, जिसको अरब ने ऑक्यूपाई कर लिया था 636 में। लगभग 1000 साल तक इस पे लड़ाई चली थी, जो क्रूसेडर्स थे। ये जगह है तो किसकी, मुस्लिम्स की है या ये हमारे क्रिश्चियंस की है? सो ये देखिए, ये दो भाई साहब घोड़े पे जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने सब चीज़ को डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। अब बैकग्राउंड में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली थी दिमाग में, कि मेंटली प्रिपेयर थे कि लड़ाई तो होनी ही होनी है। अब 1092 में जो मलिक शाह थे उनकी डेथ हो जाती है, और जो साल्जुक सुल्तान थे बगदाद के, उन पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि अगला सुल्तान बनेगा तो बनेगा कौन, जिसकी वजह से अभी हमने पहले भी क्या डिस्कस किया था कि एम्पायर कब स्ट्रांग होता है, जब आपकी पूरे एक एम्पायर की लड़ाई किसी और से होती है, बट वो वीक कब हो जाता है, जब आपस में आप टूटने लग जाते हो। तो यहाँ पर भी एम्पायर जो था उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था। अब दिस ऑफर्ड द बाइजेंटाइन एम्परर एलेक्शियस चांस टू रिगेन एशिया माइनर एंड नदर्न सीरिया। अब इस बीच जो था, दुश्मनों को खबर लग गई। अब जो बाइजेंटाइन के एम्परर थे एलेक्शियस, जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, एक तरीके से उनको मौका मिल गया एशिया का जो माइनर चीजें हैं और जो नॉर्थ का सीरिया है उस पर कैप्चर पाने की। तो जो पोप अर्बन सेकेंड थे, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट को जगाओ। तो 1095 में जो पोप थे उन्होंने हाथ मिला लिया बाइजेंटाइन एम्परर से, और एक वॉर का उन्होंने कॉल किया इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट होली लैंड, कि हमें लड़ाई करके अपनी जो होली लैंड है, पवित्र लैंड है, उसको लिबरेट कराना है, उसको आज़ाद कराना है। कब? बिटवीन 1095 से 1291। अब वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन उन्होंने प्लानिंग करी और लड़ाई करी, किसके अगेंस्ट? मुस्लिम सिटीज के अगेंस्ट। कहाँ पे? कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन। और जो ये वॉर थे वो बाद में क्या बोले गए? क्रूसेड्स बोले गए। क्रूसेड्स क्यों बोले गए? सेम वही चीज लिखी है कि पॉप ऑर्डर करा करते थे सेरेमोनियल ग्रांटिंग ऑफ प्रोसेस को, जो फाइट करने के लिए जाते थे। अगर हम पहले क्रूसेड की बात करें तो जो सोल्जर्स थे फ्रांस के और इटली के, उन्होंने एंटियोक जो था सीरिया में उसको कैप्चर कर लिया और जेरूसलेम को क्लेम कर लिया। अब लड़ाई का या चैप्टर का जो अगला सेशन है, अगला एपिसोड है, वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।